हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट में रिलीज हुई मूवी ब्लू बीटल को, जो डीसी कॉमिक्स के फिल्मों का ही हिस्सा है और हो सकता है कि इस मूवी को आगे चलकर डीसी के सुपर हीरोज के साथ जोड़ा भी जा सके, क्योंकि इस मूवी को इस तरह से दिखाया गया है कि इसके आगे के पार्ट्स आना बिल्कुल कंफर्म है। तो दोस्तों आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम हाइमे रेइस है, जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अपना होम टाउन पाल्मेर वापस आता है। जब हाइम्स एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसकी फैमिली हाइम्स का एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रही होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद हाइम्स भी वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर फैमिली वाले भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर हाइम के पिता के मुँह बोले भाई रूडी वहाँ पर सभी को रिसीव करने पहुँच जाते हैं। इसके बाद वे लोग सभी एक होटल में आकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ हाइम होटल आते ही दवा के खाने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो हॉस्टल का खाना खा खा कर बोर हो गया था। साथ में वहीं पर उसकी फैमिली बैठी हुई थी, जो उसे कुछ बुरी खबर देने के लिए बेचैन थी। इसलिए फाइनली हाइम की बहन मिलाग्रो उसे बताती है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मकान का मालिक घर का किराया तिगुना मांगने लगा था और अगर वे लोग 3 महीने में पैसे नहीं दिए तो उन्हें घर से निकाल भी दिया जाएगा। साथ ही उनका जो शॉप था वो भी कॉर्ड इंडस्ट्री की वजह से बिक चुकी थी। वैसे आपको बता दूं, कॉर्ड इंडस्ट्री हथियार बनाने का काम करती है। ऊपर से हाइम जब कॉलेज में था उसी दरमियान डैड को एक छोटा सा हार्ट अटैक भी आया था, पर उसके फैमिली वाले हाइमी को ये बात नहीं बताए थे, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। अगर उसे पता चलता तो वो अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस आ जाता। उसके बाद सभी लोग घर वापस आते हैं। घर आते ही हाइमी अपनी पुरानी यादें भी ताजा करने लगता है, क्योंकि शायद कुछ ही दिनों बाद वे लोग अपने घर को मिस करने वाले थे। इसलिए वह हाइमी कहीं जॉब करने की सोचता है और अपनी फैमिली को गरीबों की बस्ती से बाहर निकालने की ठान लेता है। अगले सीन में देखते हैं वो किसी होटल में साफ सफाई का काम करने लगा था, जहां उसकी बहन ऑलरेडी काम करती थी। वहीं हाइमे यहाँ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे कहीं भी मनचाही जॉब नहीं मिली थी। साफ सफाई करते वक्त हाइमे कॉर्ड इंडस्ट्री के मालिक विक्टोरिया को भी देखता है, जो वहीं पर आई हुई थी, और हाइमे के हेलो करने पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आगे और विक्टोरिया को देखते हैं, जिससे मिलने उसकी भतीजी जेनिफर आती है, क्योंकि जेनिफर के डैड टेड कॉर्ड विक्टोरिया के पार्टनर थे। यहाँ आने के बाद जेनी विक्टोरिया से ओमेग बनाने के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे सालों पहले बंद कर दिया गया था, पर विक्टोरिया ने उसे दोबारा शुरू कर दी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पाको आइलैंड पर कुछ मिल गया था। वैसे ओमेग एक तरह का हथियार है, जिसे सिम्बायोटिक टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग को जोड़कर बनाया गया था, क्योंकि दोनों के जुड़ने के बाद इंसानी शरीर एक तरह की मशीन बन जाती है, जिससे वो मशीन हजारों को एक साथ खत्म कर सकती थी। वैसे सिम्बायोटिक टेक्नोलॉजी क्या है ये हम आगे जानेंगे। इधर जब जेनी पागो आइलैंड पर क्या मिला था उस चीज के बारे में पूछती है तो विक्टोरिया उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि जब विक्टोरिया और टेड एक साथ काम कर रहे थे तभी टेड अचानक से कहीं गायब हो गए थे, जिस कारण विक्टोरिया पूरी कंपनी को ही हथियाने में लगी थी। इधर ये सब सुनकर जेनी विक्टोरिया को ओमेग मशीन को बनाने से मना करने लगती है, पर विक्टोरिया जेनी की एक नहीं सुनती और धमकाने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हाइमे भी पहुँच जाता है और साथ में मिली भी। जब विक्टोरिया दोनों को वहाँ देखती है तो उसी वक्त दोनों को जॉब से निकाल देती है। इसलिए अब दोनों ही बाहर बैठकर कैब आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी जेनी भी होटल से बाहर आती है, इसलिए हाइमे उसकी हालचाल पूछने लगता है। लेकिन फिर दोनों को पता चलता है वो भी एक कॉर्ड कंपनी की मालिक थी। इसके बाद अब जेनी हाइमे को अपनी कंपनी में बुलाती है, क्योंकि उसके वजह से हाइमे की जॉब चली गई थी। इसलिए अब रात में हाइमे जेनी को मैसेज कर देता है कि वो कल इंटरव्यू के लिए आ रहा है। अगले दिन हाइमे भी रेडी होकर कॉर्ड कंपनी पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके फैमिली भी उसे छोड़ने आई थी। आगे अब हाइमे रिसेप्शनिस्ट से मिलकर अपने बारे में बताता है और ये भी कि वो जेनी से मिलने आया है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे बैठकर इंतजार करने बोलती है। इसके बाद जेनी को देखते हैं, जो अपने ही कंपनी में चुपके से आती है और एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चुरा कर लैब के अंदर चली जाती है, जहाँ उसकी नजर वहीं पर रखी हुई एक स्कैनर पर जाती है। तो पता चलता है विक्टोरिया जो चीज ढूंढ रही थी उसे वो मिल गई है, इसलिए अब जेनी उसे चुरा लेती है और उसे एक बर्गर के डब्बे में पैक कर आराम से बाहर ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो एम्प्लॉय लैब में आता है तो देखता है स्कैनर चोरी हो गया है, इसलिए वो पूरी कंपनी के दरवाजे को बंद कर देने का ऑर्डर दे देता है। इधर जब जेनी बाहर आ रही थी तभी हाइमे की नजर उस पर पड़ती है, जो हाइमे से बिना कोई बात किए हुए ही चली जा रही थी। इसलिए अब हाइमे भी उसे रोककर बात करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसने जॉब दिलाने का वादा किया था। लेकिन इस वक्त जेनी हाइमे से कोई बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जाने लगती है। लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अब जेनी उस डब्बे को हाइमे को ही सौंप देती है और उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर
कर रखने बोलती है, साथ ही उस डब्बे को खोलने से भी मना कर देती है। लेकिन जब हाइमे उसे घर लेकर आता है तो उसके फैमिली वाले उसे खोलने की जिद करने लगते हैं, इसलिए हाइमे भी डब्बे को खोलकर देखने लगता है तो उसमें वही स्कैरब था। पर हाइमे को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या है। इसी दरमियान मिली उसे लेकर खेलने लगती है तो हाइमे भी उसे छीन लेता है क्योंकि वो किसी और की अमानत थी। लेकिन जैसे ही हाइमे उसे लेता है वो स्कैरब एक्टिवेट हो जाती है और हाइमे से चिपक जाती है। ये देखकर जब सभी लोग स्कैरब को छुड़ाने लगते हैं तो स्कैरब हाइमे के शरीर में रेंगना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद उसके शरीर में भी घुस जाता है। बाद में उसकी बॉडी से एक स्पाइडर जैसे पैर निकलने लगते हैं और देखते ही देखते हाइमे एक एलियन में तब्दील हो जाता है। जब हाइमे अपने आप को आईने में देखता है तो उससे कोई बात कर रहा था। इसके बाद वो शूट सारे सिस्टम को चेक करने के लिए छत को ही फाड़कर वहाँ से उड़ जाता है और स्पेस में चला जाता है। उसके बाद वो स्कैरब हाइमे को नीचे लाकर अपना स्पीड टेस्ट भी शुरू कर देता है। कुछ देर तक टेस्ट करने के बाद हाइमे एक गाड़ी पर आकर गिर जाता है और टेस्ट पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हाइमे रोड पर आता है सामने से एक बस आ जाती है। ये देखकर स्कैरब भी एक कवच बना देती है जिस कारण बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। वही बाद में चेकिंग पूरी होने के बाद स्कैरब हाइमे को घर भी वापस लाकर छोड़ देती है। लेकिन घर आते ही हाइमे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चलता है वो पूरा नंगा है, इसलिए अब वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपने कपड़े पहनने लगता है। लेकिन कपड़े पहनते वक्त हाइमे दिखता है उसके पीठ में अभी तक कुछ चिपका हुआ है, इसलिए अब हाइमे भी जल्दी से रेडी होकर फिर से जेनी से मिलने जाने लगता है क्योंकि उस चीज को कैसे निकालना था फिलहाल ये बात जेनी को ही पता थी। इसी दरमियान हाइमे को पता चलता है जेनी अभी तक सिंगल है। बाद में जब हाइमे कंपनी के पास जैसे ही पहुंचता है तो देखता है जेनी किसी से भाग रही थी, इसलिए वो जेनी को बुलाने लगता है। तो जेनी भी जैसे ही हाइमे को देखती है वो कार में आकर बैठ जाती है और जल्दी से वहाँ से चलने के लिए बोलने लगती है। तभी हाइमे देखता है उस पर अचानक से गोलियां चलने लगती है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और घर आते हैं। घर आते ही रूडी अपनी कार को देखकर गुस्सा करने लगता है क्योंकि हमलों में उसकी कार पूरी तरह से भंगार बन चुकी थी। इसके बाद जेनी अपने बॉक्स के बारे में पूछती है तो पता चलता है बॉक्स में रखा हुआ चीज तो हाइमे से चिपक गया है, इसलिए अब जेनी भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो स्कैरब तभी एक्टिवेट हो सकता था जब वो खुद किसी को चुनता था, जिसका मतलब था स्कैरब ने हाइमे को चुना था। इसलिए अब हाइमे जेनी से ये स्कैरब की चॉइस बदलने और उसे निकालने के लिए पूछने लगता है। पर जेनी को स्कैरब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर वो एक जगह जानती थी जहाँ स्कैरब के बारे में सारी जानकारी मिल सकती थी और वहाँ जाने के लिए किसी की जरूरत थी जो इस वक्त कॉड बिल्डिंग में थी। पर वे लोग वहाँ जा नहीं सकते थे क्योंकि पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर थी। इसलिए रूडी भी अब पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को ठप करने वाली मशीन के बारे में बताता है जिस पर वो काम कर रहा था, पर अब भी उसमें थोड़ा काम बाकी था, इसलिए रूडी उसे फिनिश करने चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया जब एक पार्टी में थी तभी उसे पता चलता है स्कैरब चोरी हो गया है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेनी है जिसमें उसका साथ कोई दे रहा था। इसलिए विक्टोरिया अपने बॉडीगार्ड को ही स्कैरब को लाने बोलती है क्योंकि अगर स्कैरब नहीं मिला तो उसका ओमेग प्रोजेक्ट का सपना अधूरा ही रह जाता। आगे अब रूडी को भी देखते हैं जो अपनी मशीन लाकर दोनों को दिखाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद सभी गाड़ी में ही बैठकर कॉड बिल्डिंग के पास भी चले जाते हैं। तभी मशीन के कॉड बिल्डिंग के पास पहुंचते ही सारे सिक्योरिटी कैमरे भी अचानक से खराब हो जाते हैं और डिस्प्ले पर कोई दूसरी फुटेज चलने लगती है। इसलिए अब जेनी और हाइमे भी आसानी से बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहीं पर जाते वक्त हाइमे को पता चलता है कॉड कंपनी की शुरुआत विक्टोरिया और जेनी के दादू ने मिलकर शुरू किया था और उस कंपनी को एक मिलिट्री पावर हाउस में बदल दिया था। लेकिन जब जेनी के दादू गुजर गए थे तो विक्टोरिया ने सोचा अब वो कंपनी का मालिक बन जाएगी, लेकिन उसके दादू ने सब कुछ जेनी के डैड यानी टेड कॉड के नाम कर दिए थे। उसके बाद टेड उस कंपनी को किसी अलग दिशा में ले जाना चाहते थे, पर इसी दरमियान वो कहीं गायब भी हो गए थे। इसलिए विक्टोरिया कंपनी से टेड का छाप मिटाने पर तुली हुई थी। यही सब बात करते हुए दोनों लैब में भी पहुंच जाते हैं और वहीं पर रखी हुई की को भी चुरा लेते हैं जो किसी तरह की एक वॉच थी। इधर सिक्योरिटी वाले भी बहुत प्रयास करने के बाद जब वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाते तो वो कैरापैक्स यानी विक्टोरिया के बॉडीगार्ड को फोन कर देते हैं। इसलिए दोनों जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आते हैं उनके सामने कैरापैक्स भी आ जाता है और स्कैरब को मांगते हुए दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी फिर से स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है और जेनी को बचा लेता है। ये देखकर अब कैरापैक्स भी ओमेग सूट पहन लेता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करने के दरमियान हाइमे बहुत तरह के हथियार भी इस्तेमाल करता है क्योंकि हाइमे जैसा सोचता था स्कैरब उसके लिए उस तरह के हथियार बना देती थी। इसके बाद वहाँ पर कुछ देर फाइट होने के बाद स्कैरब ओमेग को कमजोर कर देता है और उसे जान से मारने लगता है, पर हाइमे उसे मारने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी और जेनी भी आने लगते हैं। ये देखकर कैरापैक्स
कैरापेक्स उन्हीं लोगों पर हमला करने लगता है। जब ये हाइमे देखता है तो वो उन्हें बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैरापेक्स भी आकर हाइमे पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। जब रूडी और जेनी ये देखते हैं तो रूडी भी अपनी कार को फुल स्पीड में लाकर ब्रेक मार देता है, जिस कारण कार पर रखी हुई मशीन जाकर सीधा कैरापेक्स से टकरा जाती है और कैरापेक्स उससे दूर फेंका जाता है। इसलिए अब मौका पाकर रूडी भी हाइमे को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जेनी सभी को एक पुराने कॉर्ड स्टेट में लेकर आती है, जो तब से बंद था जब जेनी 8 साल की थी, इसलिए कॉर्ड के लोग वहाँ नहीं आ सकते थे। बाद में जेनी उसी की से एक खुफिया दरवाजा खोलती है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही रूडी उस जगह को देखकर समझ जाता है कि टेड कॉर्ड ही ब्लू बीटल था। वैसे ब्लू बीटल की स्टोरी क्या थी ये हमें भी नहीं बताया गया था, तो हो सकता है आगे आने वाले पार्ट्स में हमें इसके बारे में बताया जाए। फिलहाल हमें इतना बताया गया था कि ब्लू बीटल पालमेरा शहर का ही अपना एक सुपर हीरो था, जैसे कि मेट्रोपोलिस शहर के लिए सुपरमैन और सेंट्रल सिटी के लिए फ्लैश। इसके बाद अब रूडी वहीं के सिस्टम में बैठकर पता लगाने लगता है कि स्कैरब को हाइमे के शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि रूडी भी एक कंप्यूटर जीनियस था। इसलिए हाइमे भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए जेनी के साथ चला जाता है। तभी वो देखता है उसके जो जख्म थे वो बाहर रहे थे। इसके बाद हाइमे जेनी के डैड के ही कुछ कपड़े पहनकर बाहर आता है। इसी दरमियान जेनी भी अपनी पुरानी बातें हाइमे को बताती है कि जब वो 6 साल की थी तभी उसकी मॉम गुजर गई थी, जिसके बाद से ही टेड स्कैरब के पीछे इतना पागल हो गए थे कि हफ्तों तक घर नहीं आते थे। लेकिन जब वो एक दिन कहीं गए तो वापस ही लौट कर नहीं आए थे। यही सब बातें करते हुए दोनों करीब भी आने लगे थे, क्योंकि पहली बार जेनी खुलकर किसी से बात कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी भी उन्हें कुछ दिखाने आ जाता है। इसके बाद रूडी हाइमे को बताता है कि टेड कॉर्ड के साथ पहले एक प्रोफेसर रहता था, डैन गैरेट नाम का, और स्कैरब ने हाइमे को चूज करने से पहले डैन को ही चुना था। जिसके बाद टेड कॉर्ड ने स्कैरब पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पता चला था स्कैरब इंसान के शरीर में जाने के बाद उसके दिमाग से जुड़ने लगता है ताकि दोनों एक हो सके। बाद में ये भी पता चलता है कि स्कैरब किसी तरह का एक जीव है, एक एलियन, जिसके पास उसका खुद का एक दिमाग है। इसलिए वो कभी कभी होस्ट की बात मानता है और कभी कभी नहीं भी मानता है। और अब वो हाइमे के दिमाग से जुड़ चुका था, इसलिए स्कैरब को हाइमे के शरीर से नहीं निकाला जा सकता था। वो अब तभी निकल सकता था जब हाइमे की मौत होगी। ये सब बातें सुनकर हाइमे भी बहुत ही परेशान हो जाता है और छत पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर क्रॉस करती है। ये देखकर जेनी भी बताती है कि ये हेलीकॉप्टर विक्टोरिया का है और अब वो हाइमे के फैमिली के पास जा रही है। इसलिए हाइमे भी फैमिली के पास जाने के लिए उड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो उड़ नहीं पा रहा था। तभी उसे रूडी की एक बात याद आती है कि स्कैरब हाइमे का रखवाला है, जो उसे चोट तक आने नहीं देगा। ये जानने के बाद हाइमे बिना कुछ सोचे समझे ही छत से ही कूद जाता है और उड़कर ही घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया के लोग भी हाइमे के घर आकर सभी को घसीटते हुए बाहर लाते हैं। तभी विक्टोरिया देखती है वहाँ पर हाइमे नहीं था, पर कुछ देर बाद वहाँ पर हाइमे भी पहुँच जाता है और सभी से लड़ना शुरू कर देता है। इसी दरमियान वो अपने फैमिली को भी वहाँ से जाने बोलता है और खुद भी सभी को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हाइमे के फैमिली के भागते वक्त हाइमे के डैड को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। जब ये हाइमे दिखता है तो वो रुककर डैड को बचाने जाने लगता है, लेकिन तभी विक्टोरिया किसी तरह का जाल फेंक देती है जिसमें हाइमे फंस जाता है। इसलिए अब कैरापेक्स भी वहाँ पर आकर हाइमे को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में वहाँ पर जेनी और रूडी भी आ जाते हैं। तभी वो देखती है विक्टोरिया हाइमे को लेकर जा रही थी। इसके बाद अब हाइमे के पिता भी मारे जाते हैं और साथ ही उनका घर भी जल चुका था। इसलिए अब अगले ही दिन हाइमे की दादी हाइमे को बचाने के लिए बोलती है और उसके पिता का मौत का बदला भी लेने बोलती है, पर उन्हें पता नहीं था विक्टोरिया आखिर हाइमे को कहाँ लेकर गई है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी भी आकर बताती है कि उसे पता है विक्टोरिया हाइमे को कहाँ लेकर गई है। जिसके बाद अब जेनी सभी को फिर से अपने पुराने घर लेकर आती है और वहाँ पर रखे हुए एक मधुमक्खी के आकार के हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से भी जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद जेनी सभी को अपने पिता के बनाए हुए गैजेट्स भी दिखाती है जो लड़ाई के दरमियान वो इस्तेमाल कर सकते थे। तभी हाइमे की दादी तो बहुत ही खतरनाक हथियार को उठा लेती है, क्योंकि उसे कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ तक वो जानती थी। तभी हमें पता चलता है हाइमे की दादी की भी कोई हिस्ट्री रह चुकी है जो हमें नहीं बताई जाती है। खैर, हो सकता है ये हमें आगे के पार्ट्स में दिखाने को मिले। इसके बाद जेनी सभी को एक किले के बारे में बताती है, जो कि सिर्फ किला नहीं बल्कि वो जगह पूरा का पूरा एक आइलैंड था। ये देखने के बाद दादी सभी को वहाँ से जाने के प्लान के बारे में भी बताती है और हाइमे को कैसे लाना है ये भी। कुछ देर बाद वे लोग आइलैंड पर भी पहुँच जाते हैं, पर ज्यादा रफ्तार होने की वजह से बिल्डिंग को ही तोड़कर अंदर चले जाते हैं। बाद में कुछ देर यहाँ पर भी सारे गार्ड्स को मारने के बाद लास्ट में वो किसी तरह का गैस भी छोड़ देते हैं, जिससे सभी गार्ड्स वहीं पर मारे जाते हैं। इसके
इसके बाद प्लान के अनुसार मिली और जेनी भी सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हाइमे को भी देखते हैं जिसे एक रिंग में बांध दिया गया था और उसके अंदर से स्कैरब के सारे कोड को ओमेग में डालने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जिससे शायद हाइमे मर भी सकता था, पर विक्टोरिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी। और फिर इसी के साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। तभी जेनी को देखते हैं जो सभी से छुपते हुए एक जगह पर आती है, तो देखती है विक्टोरिया स्कैरब की मदद से ओमेग की पूरी आर्मी बनाने वाली थी। दूसरी तरफ कोड ट्रांसफर के दौरान विक्टोरिया के साइंटिस्ट को पता चलता है स्कैरब की शक्तियाँ बढ़ने लगी है, जिस वजह से ट्रांसफर से पहले ही हाइम की जान भी जा सकती है, पर फिर भी विक्टोरिया ट्रांसफर को नहीं रोकने बोलती है। तभी हमें हाइम के सपने में दिखाया जाता है जहां हाइम अपने पिता से मिलता है। तभी हाइम को पता चलता है वो भी कुछ देर में मरने वाला है, पर उसके पिता उसे वापस जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि अभी उसका मरने का वक्त नहीं आया था। और उनका कहना यह भी था कि स्कैरब ने उसे किसी मकसद के लिए चुना है, इसलिए वो स्कैरब को खुले दिल से अपना ले। ये बोलकर वो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद अब हाइमे को भी रियलाइज होता है, इसलिए वो स्कैरब को पकड़ने के लिए वहीं से छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ जेनी भी एक जगह पहुंचकर वहां बॉम्ब फिट कर टाइमर सेट कर देती है, लेकिन तब तक ट्रांसफर भी पूरा हो चुका था और हाइमे स्कैरब तक भी पहुंच चुका था। लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होते ही हाइम भी आजाद हो जाता है। ये देखकर जो विक्टोरिया का साइंटिस्ट था वो हाइमे की मदद कर वहाँ से बाहर भगा देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि विक्टोरिया गलत कर रही है। लेकिन जब विक्टोरिया ये देखती है तो वो साइंटिस्ट को कैरापेक्स को बोलकर मरवा देती है। वहीं कैरापेक्स को भी देखते हैं जो कोड के ट्रांसफर हो जाने के बाद बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, लेकिन अभी तक स्कैरब अभी भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था, क्योंकि स्कैरब अभी रीस्टार्ट मोड में था। इसलिए हाइमे किसी से लड़ भी नहीं पा रहा था, जिस कारण वो विक्टोरिया के गार्ड से चारों तरफ से घिर भी जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है हाइमे की दादी की, जो एक ही बार में सभी को मार देती हैं। ये देखकर हाइमे भी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी फिर से वहाँ पर कुछ लोग और भी आने लगते हैं। इसलिए हाइमे की दादी फिर से सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सभी को मारकर हाइमे को भी वापस हेलीकॉप्टर पर लेकर आती है। लेकिन तभी हाइमे को पता चलता है मिली और जेनी अभी भी नीचे ही है, इसलिए अब वो फिर से उसे बचाने चला जाता है। इधर भागते वक्त जेनी और मिली भी छत के गिरने की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया भी आकर जेनी को किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ मिली भी भागते हुए विक्टोरिया के लोगों के पास पहुँच जाती है, इसलिए अब वे लोग मिली पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हाइमे भी आ जाता है, जो अब पूरी तरह से स्कैरब से जुड़ चुका था। वो वहाँ पर आकर सभी से लड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में सभी को निपटा भी देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओमेग भी आकर हाइमे पर हमला कर देता है, जिसके बाद अब दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दरमियान ओमेग भी मौका पाकर हाइमे के पेट पर वार कर देता है, जिससे हाइमे बहुत ही कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी भी ओमेग को कुछ देर के लिए भटका देते हैं, तो ओमेग रूडी पर ही हमला कर देता है। ये देखकर तो हाइमे पूरे गुस्से में आकर अपने पूरी ताकत से ओमेग पर वार कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। बाद में हाइमे जैसे ही उसे जान से मारने लगता है, इस बार स्कैरब उसे रोक देती है, क्योंकि वो खूनी नहीं थी। पर हाइमे ओमेग से अपने डैड का बदला लेना चाह रहा था, तो इस बार स्कैरब भी हाइमे को कैरापेक्स की एक अतीत दिखाती है, जिसमें पता चलता है विक्टोरिया ने किसी हमले के दौरान बहुत सारे मासूमों की जान ली थी, जिसमें कैरापेक्स की मॉम भी मारी गई थी। लेकिन उस हमले में कैरापेक्स बच गया था, तो विक्टोरिया अब उसके याददाश्त को मिटाकर उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। ये देखकर अब हाइम भी उसे नहीं मारता और छोड़ देता है। दूसरी तरफ अब विक्टोरिया भी जब जेनी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो जेनी भी अपने पिता के बनाए हुए एक गैजेट च्युइंगम को इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर के ऊपर ही एक फॉर्म को क्रिएट करती है और विक्टोरिया को ही लेकर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है। इसके बाद जब विक्टोरिया को होश आता है, तो वो अपना गैजेट जेनी से मांगने लगती है, क्योंकि उसी गैजेट में स्कैरब का ट्रांसफर किया हुआ सारा कोड था। पर जेनी उसे वो गैजेट नहीं देती और उसी के सामने उस गैजेट को तोड़ देती है। बाद में वहाँ पर कैरापेक्स भी आकर हाइमे को अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले जाने बोलता है, क्योंकि अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। इसलिए अब वो अपने सूट के रिएक्टर को ही ब्लास्ट करने वाला था। ये देखते हुए अब स्कैरब भी हाइमे को वहाँ से जल्दी से चलने बोलता है। बाद में ओमेग भी विक्टोरिया को पकड़कर खुद को ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन तब तक हाइमे भी अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल चुका था। इसके बाद हाइमे रूडी को भी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था रूडी मारा गया है। जिसके बाद अब अगले दिन जेनी सभी को बताती है कि अब वो हथियार बनाने का काम बंद कर रही है और कुछ अलग करने की सोचती है, जिससे लोगों की भलाई हो सके। इधर अब हाइमे की फैमिली भी घर वापस आती है,
जहाँ उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि अब वो अपने घर को कैसे ठीक करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और उनकी घर की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। पर हाइमे की फैमिली को अभी भी एक प्रॉब्लम सता रही थी कि उनका घर उनसे कुछ ही दिन में छीनने वाला था। तो इस बार जेनी भी वहाँ आकर बताती है कि वो घर अब हमेशा उन्हीं लोगों का रहेगा, क्योंकि वहाँ के सारे घर को वो बस्ती वालों को ही सौंप रही थी। साथ में जेनी रूडी को एक नई कार भी गिफ्ट करती है, क्योंकि रूडी की पहले वाली जो कार थी वो जेनी की वजह से ही भंगार बन चुकी थी। इसके बाद अब जेनी वहाँ से अपने पुराने घर में वापस जाने लगती है। तो हाइमे भी उसे लिफ्ट देने के लिए पूछता है, जिसके बाद तो अब हाइमे भी जेनी को कसकर पकड़ता है और उसे लेकर उड़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि इस तरह की नई आने वाली मूवीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।